बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो प्रोसीडिंग हुई है आज, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और तज्ज़िया भी देंगे साथ अपना। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी भी आज इस केस में पेश हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है कि वो भी अपने दलाइल देना चाहते हैं, जिस पे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुशी का इजहार किया है कि अच्छी बात है, अच्छे दलाइल सुनने को मिलेंगे और उन्हें कहा है कि जब आपकी बारी आएगी नंबर लगने के बाद तो आपके दलाइल भी सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी बाकायदा तौर पे अब इस केस का हिस्सा बन चुकी है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो ऑफिशियल पोजीशन है वो ये है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, आपको पता है कि वो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, अदालत उज़्मा, उसके जो वोकला हैं उनकी एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और उसके सदर आबिद ज़ुबैरी हैं और उन्होंने भी आज पिटिशन फ़ाइल कर दी है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो भी इसके ऊपर आर्ग्यू करना चाहते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के जो वकील हैं उज़ैर भंडारी साहब, उन्होंने आज बहस की है और उनकी बहस भी काफ़ी तफसीली थी और उसकी डिटेल्स मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ कि भंडारी साहब ने क्या दलाइल सामने रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उन्होंने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है बिटवीन अ सिविलियन एंड समबडी हु सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑफिसर और अ जवान, और उन्होंने कहा है कि जो आइन में बुनियादी हकूक़ हैं जिसमें राइट टू अ फेयर ट्रायल भी आता है आर्टिकल 10 में, उनका इत्तलाक़ जो फ़ौज में भर्ती अफसरान या जवान हैं उनके ऊपर तो नहीं होता, इसलिए उनकी हद तक मेरा केस नहीं है। मैं ये प्लीड नहीं कर रहा कि कल DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जितने भी फ़ौजी अफसरान के हवाले से जिक्र किया है कि खुद एहतसाबी का अमल वो जो उन्होंने कहा था कि हो चुका हुआ है, मैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहा कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा कुछ लेना देना उसके साथ है नहीं, क्योंकि उनका उन पर आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ का इतलाक़ नहीं होता। आर्म्ड फोर्सेस के अफसरों पर और जवानों पर आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ का इतलाक़ नहीं होता, लेकिन सिविलियंस पर होता है, इसलिए सिविलियंस की हद तक मेरा केस है और मैं आर्ग्यू करूँगा कि किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। ये उनकी बुनियादी दलील थी, जिसको फिर अनफोल्ड करते करते उन्होंने आगे अपनी बहस समेटी है, जिसकी तफसील मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि एक खोसा साहब ने बात की है, जैसे ये ख़त्म हुई है समाअत तो उसके बाद बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा दैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस प्रोसीडिंग्स इन मिलिट्री कोर्ट्स हैव बीन स्टेड, यानी कि आज उन्होंने कहा कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यानी कि अमलन डी फैक्टो उनका मतलब है कि जो फ़ौजी अदालतों में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो स्टे हो गई हैं आज। लेकिन ये बात कानूनी तौर पर मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हुक्म इम्तना की जो इस्तदा आज भी की गई है वो मुस्तरद हुई है और अदालत किसी जल्दबाजी में ये लग रहा है कि कोई फ़ैसला, कोई इंटरम रिलीफ किसी पार्टी को नहीं देना चाहती है, अदालत तफसील से सुनना चाहती है, विच इज़ फ़ाइन, क्योंकि कुछ केसेस में अदालत का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इंटरम रिलीफ दे देना ऐसा ही है जैसे फ़ाइनल रिलीफ दे देना है। तो फिर वो फ़ाइनल रिलीफ के लिए जब बहस सुन रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हम पूरी बहस एक दफ़ा सुन लें, उसके बाद केस ही को निपटा देंगे और तभी एक दफ़ा फ़ैसला हो जाएगा उस केस का। तो इस वजह से जो इस्तदा की गई थी हुक्म इम्तना की कि फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमात चल रहे हैं उनको फ़िल वक्त मुअत्तल कर दिया जाए या रोक दिया जाए, वो इस्तदा मुस्तरद हुई है। तो लतीफ़ खोसा साहब का ये कहना उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन डी फैक्टो हक़ाइक़ को अगर देखा जाए तो वो बात उस तरह से दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा है कि मैं पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि फ़िलहाल किसी भी शख्स का सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो रहा। वो जो हो रहा है वो फ़ौज के अपने अंदर के जो लोग हैं उन्होंने जो मुमकिना तौर पे मुआवनत की है 9 मई के वाक़यात में, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई वगैरह हो रही है। किसी सिविलियन का ट्रायल फ़िलहाल किसी मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो रहा और ना ही अभी तक कोई फ़र्द जुर्म आयद हुई है। ये अटॉर्नी जनरल ने पहले भी कहा था, ये उन्होंने आज भी कहा है, लेकिन आज जब इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने ये पॉइंट रेज़ किया कि कल जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा है कि 102 लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है
और दूसरी तरफ अटर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि जी किसी का ट्रायल फ़िलहाल नहीं चल रहा है, तो उस पर फिर अटर्नी जनरल दोबारा आए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। मज़ीद वजाहत चाहते हैं तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके जो तर्जुमान है वो यहाँ पर मौजूद है, उन्हें बुलवा कर पूछ लें। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हमें अटर्नी जनरल की बात पर भरोसा है कि ये जब कह रहे हैं कि ट्रायल नहीं चल रहा तो फिर इसका मतलब है कि ट्रायल नहीं चल रहा। तो कहने का मकसद ये है कि हुक्म इम्तना तो अदालत ने नहीं कोई इशू किया, जारी किया कि फ़ौजी अदालतों में अगर कोई ट्रायल चल रहा है तो उसकी कार्रवाई को रोकने का हुक्म तो अदालत ने नहीं सादर किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन ये चीज़ वो रिकॉर्ड पर ले आए हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ये सबमिट किया है बिफोर द कोर्ट कि फ़िलहाल किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल रहा, कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर्स जो होता है वो ट्रायल शुरू होने से पहले तो मुलज़िम के हकूक़ कुछ होते हैं ना कि उसको पेपर दिए जाएँ ताकि वो वकील अपना कर सके, तो अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये चीज़ रिकॉर्ड पर आ गई है। तो कल को अगर वो बात दुरुस्त निकलेगी जो DGISPR ने कही कि 102 लोगों का ट्रायल हो रहा है और जारी रहेगा, तो ये बात सामने आएगी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तो रिकॉर्ड पे कहा था कि कोई ट्रायल फ़िलहाल नहीं चल रहा, तो क्या अटॉर्नी जनरल ने झूठ बोला है? क्या अटॉर्नी जनरल ने हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की? और अगर हक़ाइक़ यही थे जो कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है तो वो ट्रायल कैसे चल रहा है? तो ये वाली बहस आने वाले दिनों में, अगर ट्रायल चलता है और उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग होती है और वो बाद में सामने आती है, तो आने वाले दिनों में ये वाली बहस सुप्रीम कोर्ट में आप होते हुए देखेंगे। और फिर अटॉर्नी जनरल का ये सबमिट कर देने के बाद रिकॉर्ड पे कि कोई ट्रायल नहीं चल रहा, अगर कोई ट्रायल चलता भी है तो उस ट्रायल की कानूनी हैसियत क्या होगी, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी ऑब्जर्वेशन देगी और उसका फ़ैसला भी फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो बहरहाल एक तो ये बात, दूसरा ये कि लतीफ़ खोसा साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने जो बुनियादी तौर पर उनको एतराज़ है फ़ौजी अदालतों से, उसको उसके हवाले से कुछ उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ आदाद शुमार दिया और उन्होंने कहा कुछ डेटा की तरफ इशारा करते हुए लतीफ़ खोसा ने कि पिछले 3 साल में फ़ौजी अदालतों में 646 मुकदमात की समाअत हुई है, जिसमें से 645 को सज़ा हुई है, यानी कि कन्विक्शन रेट जो है वो ऑलमोस्ट 100% है। 646 की समाअत हुई है जिसमें से 645 को सज़ा हुई है और जिसमें से लतीफ़ खोसा साहब के बकौल 99.9% लोग जो हैं उनको सज़ा इक़बाल जुर्म की बुनियाद पे हुई है, यानी कि कन्फेशनल स्टेटमेंट, यानी कि उन्होंने इक़बाल जुर्म कर लिया, कन्फेशन कर लिया, एडमिशन कर लिया, उसकी बुनियाद पे सज़ा होगी उन्हें। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि और उसमें उन्होंने कहा कि सज़ाए मौत भी है। तो उनका बुनियादी तौर पे कहने का मकसद ये था कि जो इक़बाल जुर्म होता है वो इन द नॉर्मल कोर्स हमारे लीगल सिस्टम में अगर आप कानून को देखें तो किसी भी मुल्ज़िम का इक़बाल जुर्म पुलिस की कस्टडी में उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि अदालतें ये समझती हैं कि पुलिस का ओवरऑल जो माहौल है और जो सिस्टम है उसमें जिस तरह से एक मुल्ज़िम को वो पकड़ लेते हैं, उसके बाद शायद वो प्रेशराइज़ कर सकते हैं, वो अंडर ड्यूरेस उससे कोई स्टेटमेंट ले सकते हैं, वो उसको टॉर्चर कर सकते हैं, वो उसको किसी ज़हनी दबाव का शिकार बना सकते हैं। और उसके बाद वो शख्स अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट इक़बाल जुर्म करता है तो वो कहते हैं इसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है जब तक कि वो वही इक़बाल जुर्म अदालत में आकर ना करे, उसकी एविडेंशियल वैल्यू है और फिर उसकी बुनियाद पर सज़ा हो सकती है। तो फ़ौजी अदालतें जो हैं वो अगर इक़बाल जुर्म की बुनियाद पर सज़ा दे रही हैं तो ये देखना होगा कि वो इक़बाल जुर्म जो है वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर हुआ है या फ़ौजी अदालत में हुआ है। और इन एनी केस जो फ़ौजी अदालत है वो लतीफ़ खोसा साहब हों, ज़हर भंडारी साहब हों या दीगर जो वकला इन केसेस को प्लीड कर रहे हैं, उनकी इस्तदा ये है कि जो फ़ौजी अदालतें हैं वो फ़ौजियों के लिए हैं और उनके जवानों के लिए और उनके अफसरान के लिए हैं। जो एक सिविलियन है वो कोई घनौने से घनौना जुर्म भी करता है तो उसको ट्राई किया जाता है सिविलियन कोर्ट्स में, जिसमें क्रिमिनल कोर्ट्स भी आते हैं, मिसाल के तौर पे सेशंस कोर्ट, और जिसमें स्पेशल कोर्ट्स भी आते हैं जैसे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, और वहाँ पे उसको ट्रायल किया जा सकता है और उसको सज़ाए मौत तक भी। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो सिविलियन कोर्ट्स हैं वहाँ पे जब ट्रायल चलेगा और वहाँ पे जब आगे मामला चलेंगे तो उसमें जो डिफेंस का हक़ है वो एक मुल्ज़िम को दिया जाएगा
और आर्टिकल 10A जो आइन का राइट टू अ फेयर ट्रायल की बात करता है, उसके तकाज़ों को पूरा किया जाएगा, और ना सिर्फ पूरा किया जाएगा बल्कि वो रिकॉर्ड पे रखा जाएगा कि उन तकाज़ों को कैसे पूरा किया गया। फ़ौजी अदालत में ऑन द अदर साइड इन लोगों की आर्ग्यूमेंट ये है, दलील ये है कि वो तकाज़े पूरे होते हुए नज़र नहीं आते, तो उनका नज़र आना ज़रूरी है, क्योंकि कानून में कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। यानी कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होते हुए नज़र आना चाहिए। तो जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ही क्यों ना हो, जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बनाई गई है और बड़ी सख्त कोर्ट है और सज़ाएँ भी देती है, तो उसमें भी आर्टिकल 10 को, वो भी आर्टिकल 10 के ताबे है, वो भी कानून शहादत ऑर्डर के ताबे है, और उसमें जो जज साहिबान बैठते हैं वो क्वालिफाइड जजेस यानी कि वो या वकला से गए होते हैं या फिर वो इम्तिहान दे के होते हैं। तो फ़ौजी अदालतों का जो आपको पता है कि जो स्ट्रक्चर है और उनकी जो मेक है और उनकी जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है, वो एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं है जैसे कि सिविलियन कोर्ट्स में होती है। क्योंकि फ़ौजी अदालतों की फंक्शनिंग डिफरेंट है, लिहाजा दलील ये है कि उनमें मखसूस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में मुकदमात चल सकते हैं, और उन मुकदमात का ज़िक्र कि किन हालात में, मखसूस हालात में चल सकते हैं और वो जंगी हालात होते हैं, और फिर किन कानूनी मामलात का मुकम्मल होना ज़रूरी है, उसके लिए उसका ज़िक्र 21वीं आइनी तरमीम जो है उसके अंदर, और उससे रिलेटेड जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला था उसके अंदर दर्ज है कि अगर फिर ज़रूरी आपने किसी सिविलियन को फ़ौजी अदालत में ही ट्राई करना है, तो पहली बात तो यह है कि उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड हैं, जंगी हालात या मखसूस हालात ऐसे, और दूसरा फिर यह है कि आपने लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है कि बाय वे ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिस इज़ पॉसिबल। क्योंकि पहले जो 2 दफ़ा हुआ था वो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई थी और उसके बाद हुआ था, और अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो डोमेन था वो ख़त्म हो गया 2019 में। तो अब अगर आप करना चाहते हैं तो आपको दोबारा आइनी तरमीम चाहिए, और आइनी तरमीम का मतलब यह है कि पार्लियामेंट में हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होना चाहिए। तो ये बुनियादी आर्गूमेंट है जिसको लेकर ये दरख्वास्त गुजार जो हैं वो आगे चल रहे हैं और उनके वकला जो हैं वो बहस कर रहे हैं। इससे पहले कि मज़ीद मैं एग्जैक्ट रिमार्क्स की तरफ चला जाऊँ, मैं आपको ये भी बताऊँ कि आज अदालत में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी बात हुई है और इमरान रियाज़ के हवाले से भी बात हुई है। और चीफ़ जस्टिस ने जब इमरान रियाज़ के बारे में पूछा है तो रिपोर्ट ये हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इमरान रियाज़ हमारे पास नहीं है। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको टेकअप करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री से कहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री से कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको टेकअप करेंगे, ताकि बाद में लतीफ़ खोसा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताकि इमरान रियाज़ ईद अपने बच्चों के साथ गुजार सकें। तो चीफ़ जस्टिस ने आज फॉर द फर्स्ट टाइम इमरान रियाज़ का ज़िक्र किया है और अदालत में ज़िक्र हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में ज़िक्र हुआ है, और अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जी वो हमारे पास नहीं है, तो फिर वो कहाँ हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको टेकअप करेंगे। तो अब वो टेकअप करने का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर वर्किंग करें, पता करें कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन कहीं पे कोई डायरेक्शन नहीं है और वो इस केस में हो भी नहीं सकती है, क्योंकि वो अगर केस सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है तो उसको अलहदा से टेकअप करना पड़ेगा। इस केस के अंदर किसी और केस का फ़ैसला नहीं सुनाया जा सकता। तो ये तो अब सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसको अलहदा से टेकअप करना चाहती है, नहीं तो ये तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, और इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे मेरा नहीं ख्याल कि डिफेंस मिनिस्ट्री या हुकूमत वक्त ख़ुद से इतनी फ़ाल हो जाए कि काम करना शुरू करे और इमरान रियाज़ को बाजियाब करा के अदालत में पेश कर दे। इस एक ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे ये पॉसिबल नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अलहदा से इसको टेकअप करे और मतलब कि एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे तो वो एक और बात है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया है, खोसा साहब बाहर निकल के कह रहे थे सहाफ़ियों को कि आप लोगों को मुबारक हो कि ये बात डिस्कस हुई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मुबारक वाली कोई बात है, क्योंकि इस एक ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे ये हुकूमत या ये डिफेंस मिनिस्ट्री मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम करने जा रही है इस केस के हवाले से इस हद तक कि इमरान रियाज़ जो हैं वो बाजियाब हो सकें या उनका वो पता लगाए कि वो किधर हैं। तो बहरहाल ये थी आज की प्रोसीडिंग पे तज्ज़िया। अब मैं आ जाता हूँ जी एग्जैक्ट वहाँ पे जो रिमार्क्स दिए गए। जो इमरान खान साहब के वकील थे उज़ैर भंडारी साहब,
उन्होंने कहा जी कि फ़ौजी जवानों और अफसरान पर आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ लागू नहीं होते हैं। मेरे दलाइल सिर्फ सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ होंगे। फ़ौजियों के ख़िलाफ़ ट्रायल के मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पार्लियामेंट आइनी तरमीम के बग़ैर फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की इजाज़त नहीं दे सकती। 21वीं आइनी तरमीम में असूल तय किया गया है कि सिविलियन के ट्रायल के लिए आइनी तरमीम दरकार है। इस पर जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि अगर अंदरूनी ताल्लुक़ का पहलू हो तो क्या तब भी सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अंदरूनी ताल्लुक़ के बारे में जंग और दिफा को ख़तरात जैसे असूल 21वीं तरमीम केस के फ़ैसले में तयशुदा हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस पर कहा कि ISPR की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या सिविलियन का अफवाद से अंदरूनी ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू होने की वजाहत करते हुए कहा कि इस वक्त किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं चल रहा। फ़ौजी अदालतों में अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फ़ौज के अंदर से मुआवनत के इल्ज़ाम की है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि FB अली केस के मुताबिक सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अदालती नज़ायर के मुताबिक अगर सिविलियन के अफवाज में अंदरूनी ताल्लुकात हों तब फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। कौन तय करता है कि सिविलियन के अंदरूनी ताल्लुकात हैं लिहाजा ट्रायल फ़ौजी अदालत में होगा। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि FB अली केस के मुताबिक सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जंगी हालात में हो सकता है। जंगी हालात ना हो तो सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आइनी तरमीम दरकार है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल मुल्ज़िमान की हवालगी से मुतल्लिक बताएं कि कौन सा कानून इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुल्ज़िमान की हवालगी से मुतल्लिक 2D1 का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दस्तयाब ही नहीं, हवा में बातें की जा रही हैं। 2D1 के तहत कौन से जराइम आते हैं, अदालत की मुआवनत करें। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि सिविलियन के फ़ौजी अदालत में ट्रायल की इजाज़त के सवाबदीदी इख्तियार का इस्तेमाल शफाफियत से होना चाहिए। इस पर उज़ैर भंडारी जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने कहा कि सिविलियन को बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D तो कहता है कि ये उन अफराद पर लागू होगा जो अफवाद से नहीं है। वकील भंडारी साहब का कहना था कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D का इतलाक़ इन सिविलियन पर होता है जो अफवाज की कार्रवाई पर असरअंदाज हो। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि जब आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म रिकॉर्ड पर नहीं तो ATC ने हवालगी की इजाज़त कैसे दी। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि आइन का आर्टिकल 175 3 जुडिशल तरीक़ाकार की बात करता है। आइन के आर्टिकल 9, 10 बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं। ये तमाम आर्टिकल भले अलग अलग हैं मगर आपस में इनका ताल्लुक़ बनता है। बुनियादी हकूक़ का तकाजा है कि आर्टिकल 175 3 के तहत तैनात जज ही ट्रायल कंडक्ट करे। सिविलियन का कोर्ट मार्शल ट्रायल अदालती निज़ाम से मुतल्लिक अच्छा तासुर नहीं छोड़ता। किसी ने भी खुशी के साथ सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की इजाज़त नहीं दी। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दिखाएँ। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि ऑफिशियल आर्मी एक्ट के मुताबिक किसी भी ममनू इलाके पर हमला या इस्तेमाल जिससे दुश्मन को फ़ायदा हो जुर्म है। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि ममनू इलाका तो वो होता है जहाँ जंगी प्लान्स या जंगी तनसीबात हों। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि आर्मी अफसरान का सबसे अहम मोरल होता है। आर्मी अफसरान का सबसे अहम मोरल होता है। आर्मी अफसरान का मोरल डाउन करने से इनका दुश्मन से लड़ने का जज्बा कम होता है। आर्मी अफसरान अपने हाई मोरल की वजह से मुल्क की खातिर कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। उज़ैर भंडारी ने कहा कि आर्मी एक्ट में कुछ जराइम 2015 और फिर 2017 में शामिल किए गए। अहमद फराज के फ़ौज के ख़िलाफ़ इशार लिखने पर केस चला था। अहमद फराज के करीबी साथी सैफुद्दीन सैफ ने इनका केस लड़ा। अहमद फराज केस के फ़ैसले में भी कहा गया कि सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ नहीं होता। 9 मई के वाक़यात की FIR इंसदाद दहशतगर्दी की दिफ़ात के तहत काटी गई। ये जराइम काबिल ज़मानत हैं, आर्मी एक्ट में नहीं आते। एतज़ाज़ एहसन ने अपनी पिटीशन में हब्स बेजा की भी दरख्वास्त दी है। जस्टिस मुनीब ने इस पर कहा कि किसी पर आर्मी एक्ट के तहत चार्ज ही नहीं तो फ़ौज तहकीकात कैसे कर सकती है। जब कोई आर्मी एक्ट के दायरे में नहीं आता तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि समझ से बाहर है कि जब किसी के ख़िलाफ़ सबूत नहीं तो फ़ौज गिरफ़्तार कैसे कर सकती है। जस्टिस मुनीब का कहना था कि एक मजिस्ट्रेट भी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक पुलिस रिपोर्ट ना आए।
जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक तो गिरफ्तार अफराद के ख़िलाफ़ कोई चार्ज नहीं, चार्ज के बगैर कैसे किसी को फ़ौजी तहवील में रखा जा सकता है। जस्टिस मुनीब ने वकील उज़ैर भंडारी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि मिलिट्री इंसाफ सिर्फ फ़ौजियों को मद्देनज़र रख कर ही डिज़ाइन किया गया है, आप कह रहे हैं कि फ़ौजी इंसाफ आम शहरियों के लिए नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के सवाल पर उज़ैर भंडारी का कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सज़ा में ज़मानत हो सकती है, FIR में तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र ही नहीं है। आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम से तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट ज़म करके इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई। 2017 में तरमीम करके 2 साल की इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात को शामिल किया गया। इमरान खान के वकील ने यह भी कहा कि जिन जराइम के तहत गिरफ्तार किया गया इनमें कानूनी बदनीयती है, तमाम जराइम पब्लिक डोमेन में है। 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों का ओपन पब्लिक ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी दफ़ात के तहत किया जाए। FIR इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट मगर ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत हो रहा है। उज़ैर भंडारी के दलाइल जब मुकम्मल हो गए तो दूसरे जो एडवोकेट थे वहाँ पर उन्होंने फिर उन्हीं के दलाइल, उन्हीं के जो आर्गूमेंट्स हैं वो अडॉप्ट कर लिए, क्योंकि वो सेम उन्होंने कहा कि आर्गूमेंट्स मेरे भी होंगे तो अदालत का वक्त कीमती है, तो उन्होंने वही वहाँ पर अडॉप्ट कर लिए। अब इसके बाद शुरू हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान के दलाइल। अच्छा, वो आगाज़ हुआ तो आयशा मलिक साहिबा ने पूछा कि क्या आप हमें तमाम दस्तावेज़ात के बारे में बताएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं गुजारिशात और दस्तावेज़ात अदालती जायज़े के लिए रखूँगा। FIR से बताऊँगा कि कहाँ पर जुर्म की तफसील दर्ज है, फ़ौजी हिरासत में लिए जाने और जुर्म आयद करने के अमल से मुतल्लिक बताऊँगा। एक पूरा कानूनी अमल है जो मुकम्मल करने के बाद गिरफ़्तारियाँ की गईं। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि क्या आप चार्ज की इस तारीफ़ को तस्लीम नहीं करते जो दरख्वास्त गुज़ारों का मौक़िफ़ है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, बहुत से हक़ाइक़ दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से सामने आए हैं, अगर आप इनके हक़ाइक़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करते तो अदालत को आगाह करें। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद कार्रवाई हुई इसकी बात कर रहा हूँ। आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल किया जा रहा है इन्हें क्या कानूनी हकूक़ हासिल हैं ये बताऊँगा। उज़ैर भंडारी ने गिरफ़्तारी और जुर्म आयद करने से मुतल्लिक जो कानूनी अमल बताया, इस पर गुजारिशात पेश करूँगा। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का कहना था इस पर कि आपने बयान दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। कुल 102 अफराद फ़ौजी हिरासत में हैं। पहली बात यह कि फ़ौजी हिरासत में अफराद को अहल खाना से फ़ोन पर गुफ्तगू की इजाज़त है। मुतल्लिका फ़र्द से वालिदैन रब्ता कर सकते हैं और हफ़्ते में एक मुलाकात कराई जाती है। जेल में 102 अफराद को पढ़ने के लिए किताबें मुहैया की जाएंगी, खाने पीने का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। आयशा मलिक ने कहा कि क्या ये जो 102 अफराद की लिस्ट आपने दी है ये पब्लिक होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त है कि 102 अफराद के नाम और तफसीलात की लिस्ट पब्लिक ना की जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि ईद के दिन पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि कौन मिलिट्री तहवील में है। आयशा मलिक का कहना था कि लिस्ट पब्लिक करें ताकि शुबहात ख़त्म हो कि कौन पकड़ा गया कौन नहीं। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 24 घंटे में ज़ेर हिरासत लोगों का इनके अहल खाना से रब्ता करा दिया जाएगा। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में भी इंतज़ाम है। लिस्ट पब्लिक करने से मुतल्लिक 1 घंटे में जजेस को चेम्बर्स में आगाह कर दूंगा। यानी कि उन्होंने 1 घंटे का वक्त मांगा है कि मुझे 1 घंटा दे दें तो लिस्ट हम पब्लिक करेंगे। 102 अफराद की या नहीं करेंगे ये मैं जज साहिबान को चेम्बर में आगाह कर दूंगा। ये अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पर रिक्वेस्ट की है। इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने वहाँ पर बोला कि समझ नहीं आता कि 102 अफराद के नाम पब्लिक करने से गुरेज़ा क्यों हैं। ICJ की रिपोर्ट में मिलिट्री ट्रायल में सज़ाए मौत का जिक्र भी था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सज़ाए मौत सिर्फ इस सूरत में हो सकती है जब कोई फ़ॉरेन एजेंट मुलव्वस हो। मौजूदा केसेस में कोई फ़ॉरेन एजेंट मुलव्वस होने के कोई शवाहिद नहीं। अच्छा, इस पर फिर वकील फैसल सिद्दीकी ने इस्तदा की कि हमारी दरख्वास्त है कि आइंदा समात तक ट्रायल ना शुरू किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा उसके बाद कि हम ईद के बाद मिलेंगे, ईद के बाद पहले हफ्ते में बताएंगे कि केस की समाअत कब होगी। इस पर वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने इस्तदा की कि हुक्म कर दें कि इस केस के दौरान किसी सिविलियन का ट्रायल ना हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री कस्टडी में 102 अफराद का अभी कोई ट्रायल नहीं हो रहा, नहीं मालूम कि अगले 2 हफ्ते तहकीकात कहाँ तक पहुँचेंगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि उम्मीद है कि फौरी ट्रायल नहीं शुरू होगा, हर एक का ख्याल रखें। और इसके बाद अदालत ने दरख्वास्त गुजारों की फ़ौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। तो ये रिपोर्टिंग है कंप्लीट इस केस की। आज की एक रिमार्क मैंने आपको पढ़ के सुना दी है
केस में प्रोग्रेस तो काफ़ी हुई है, बहस भी बहुत हुई है। अब ईद की छुट्टियाँ, ईद के बाद इसको दोबारा टेकअप किया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि जो अदालत है उसका जहन ये है कि उन्होंने इस केस में कोई इंटरिम रिलीफ नहीं देना, क्योंकि ये संजीदा मामला है, अहम मामला है, बहुत बड़ा मामला है। तो पूरी बहस सुनने के बाद एक ही बार वो केस का फ़ैसला देंगे कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। और जब तक कि पूरी बहस नहीं सुन लेते और पूरा केस नहीं सुन लेते, तब तक वो कोई इंटरिम रिलीफ स्टे ऑर्डर टाइप नहीं देना चाहते हैं, और उन्होंने आज भी नहीं दिया। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।